हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने कल के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। आगे मैंने बताया था कि फंडामेंटल चार्जेस क्या होते हैं, फंडामेंटल बल, फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है, या फिर हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, मौलिक बल क्या होते हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने चार फंडामेंटल फोर्सेस बताए थे, मौलिक बल बताए थे। पहला था ग्रेविटेशन, ठीक है। सेकंड था इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर मैं बोल सकता हूं इसी को मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फंडामेंटल में इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी मैं क्यों लिख रहा हूं ये आगे मैं बताऊंगा इसका रीजन। थर्ड क्या था हमारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इन चारों को मैंने कंपैरिजन बता दिया था कि अगर कोई वीकेस्ट फोर्स है तो वो ग्रेविटेशन है, और कोई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 1 बोलता हूं तो ग्रेविटेशन की वैल्यू है 10 टू द पावर -13। इसका मतलब 0.00000013 तक 1, ठीक है। अब तुम समझ सकते हो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में कितना अंतर है। ये होने के बाद आज मैं एकीकरण पढ़ाने वाला था, ठीक है। एकीकरण के लिए ही दो टॉपिक्स और पढ़ने पड़ेंगे, वो मैं बताता हूं। सबसे पहले जो नोट करने वाली चीजें थी, एक बार ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नोट कर लेना। मैं यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी नोट करो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन की हम मास की बात करेंगे तो 9.1 into 10 to the power -31, ठीक है। इसका ये क्या होता है, मास होता है। प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो 1.67 into 10 to the power -27, ये क्या हो गया, इसका मास हो गया। चार्ज की बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तो सेम ही होता है 1.6, बस चार्ज का हो जाएगा माइनस। ये मैं कल भी बता चुका हूं कि इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, -1.6, ये कल बता ही दिया है। प्रोटॉन पे भी सेम यही चार्ज होगा, बस हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.6 into 10 to the power -19, और यहाँ पे भी 1.6 into 10 to the power -19। दोनों के चार्ज की अगर हम बात करें तो दोनों में चार्ज सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये हमने कंपैरिजन देखा था कल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। इसको रद्द करते हैं, नोट कर लेना, ये चीजें याद होनी चाहिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है और उन पे चार्ज कितना होता है, ठीक है। जब एकीकरण या फिर यूनिफिकेशन साइंटिस्ट डिफाइन कर रहे थे, यूनिफिकेशन क्या होता है, आज मैं बहुत शॉर्ट एंड सिंपल डेफिनेशन बताऊंगा यूनिफिकेशन की। यूनिफिकेशन होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में यूनिफिकेशन मतलब यूनिट से मिलकर बना हुआ ये वर्ड, और यूनिट का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। यूनिफिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलता हूं तो एकीकरण। अगर मेरे पास देखो फिजिक्स में बहुत सारे अलग अलग लॉ हैं, ठीक है। पूरे यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज हैं। उनमें से एक है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी बहुत बड़ी है, उस बहुत बड़ी, और हम बड़ी नहीं बोल सकते, बड़ी थ्योरी वाइज नहीं है, बड़ी किस याद में कि वो पूरे यूनिवर्स को कवर करती है, ठीक है। मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा वर्ल्ड क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी कवर करती है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो हमारे जितने ग्रेविटी से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं वो सब किसके अंडर आते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट सुना ही होगा आपने, उनने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, और उसमें बहुत सारे कांसेप्ट उन्होंने क्लियर किए थे, किससे रिलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड एंड कुछ स्पेस थ्योरी से रिलेटेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने एक लॉ बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर मैं हिंदी में बोल सकता हूं ऊर्जा का संरक्षण, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड, या फिर मैं बोल सकता हूं इसी से निकले हुए बहुत सारे अलग अलग लॉ हैं। एक हम 11th में क्लास चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बर्नौली थ्योरम,
बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो 12th में पढ़ते हैं वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने जो अपना सेकंड लॉ दिया था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ उसको बोलते हैं, वो भी किस पे बेस्ड है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी एक लॉ है और कंजर्वेशन का भी लॉ है। इस तरीके से बहुत सारे लॉ किस पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ने क्या किया, यूनिफिकेशन किया इतने सारे लॉ का, मतलब इतने सारे लॉ उसी पे बेस्ड है। अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लेता हूँ तो मुझे बाकी के लॉ इतने डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे सारे लॉ आराम से समझ में आ जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एकीकरण। बहुत सारे लॉ को एक लॉ में कन्वर्ट करना, इसी को हम क्या बोलते हैं, एकीकरण। 11th के कोर्स में एकीकरण से ही रिलेटेड एक बुक दी गई है जो कि स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी। ठीक है, उस बुक का नाम है, बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग नाम की बुक थी जो स्टीफन हॉकिंग ने लिखी थी, और उन्होंने इस बुक को लिखने के पीछे रीजन ये बताया था, इस पे एक फिल्म भी बनी हुई है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पे। उन्होंने रीजन ये बोला था कि यूनिवर्स में जितने भी लॉ हैं या फिर ये पूरा यूनिवर्स तो एक ही है, तो उस पे लगने वाला लॉ भी क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। मतलब उन्होंने एक ऐसा लॉ देने की कोशिश की थी इस बुक में जिससे कि यूनिवर्स के सारे लॉ उसी में यूनिफाई हो जाए, मतलब उसी में एकीकरण उनका हो जाए। और उन्होंने वो लॉ दिया भी था, काफी हद तक उन्होंने समझा दिया था, जिसको आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से जानते हैं। अभी आप लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में नहीं जानते होंगे, और एक बात ये भी बता दूं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से मिलता जुलता था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टीफन हॉकिंग ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बहुत कुछ मिलता जुलता था ये द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो इन्होंने लॉ दिया था। लेकिन यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलग है, जो कि अभी हम फिजिक्स में केमिस्ट्री में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स नाम का, तो उसमें हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये क्या होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, अभी केवल इतना जान लो कि थर्मोडायनामिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की, फिजिक्स की, जो कि डील करती है हीट से। ठीक है, हीट ट्रांसफर, मतलब हीट ट्रांसफर का मतलब तो समझते ही, आज हमारे जितने भी इक्विपमेंट बने हुए हैं जो कि गर्म चीज को बहुत ज्यादा देर तक गर्म रखते हैं, जैसे कि थर्मस हो गया, थर्मल फ्लास्क हो गया, ये सब किस पे बेस्ड है, थर्मोडायनामिक्स पे। आया समझ में? जब यूनिफिकेशन का लॉ दिया जा रहा था तो उसमें सबसे बड़ा जो ब्लास्ट था वो किसने किया था, स्टीफन हॉकिंग ने। उन्होंने बोला कि यूनिवर्स जब एक है तो वहां पे लगने वाला लॉ भी क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब उन्होंने एक ऐसा लॉ देने की कोशिश की जिसमें बाकी के सारे लॉ उसी पे बेस्ड हो जाए। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम, तो उन्होंने ये किस फील्ड का है, फ्लूइड का। ठीक है, लिक्विड की जब हम बात करते हैं वहां पे बर्नौलीज थ्योरम लगती है। किरचॉफ ये किस फील्ड का है, करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वहां पे भी ये दोनों किसमें बेस्ड है, किसमें बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ठीक है, इसी के बाद ये बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं इसी के बाद देखता हूं तो लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे बेस्ड है, और वो भी किस पे बेस्ड हो रहा है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मतलब कुछ ऐसे लॉ हैं हमारे फिजिक्स में जो कि बहुत सारे अलग-अलग लॉ को, बहुत सारी अलग-अलग स्टेट्स को अपने अंदर यूनिफाई कर देते हैं। ठीक है, कल मैंने तुम्हें बताया था कि चार्ज होती है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया था। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, सर ने डेफिनेशंस में लिख ली थी, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी प्लेस्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन उसको ना ही क्रिएट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमें यही बोलता है, सेम चीज यही बोलता है कि आप ना ही एनर्जी को क्रिएट करोगे ना ही उसको डिस्ट्रॉय करोगे, बस आप क्या कर सकते हो कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने खाना खाया, ठीक है, मुझे एनर्जी मिली, लेकिन मैं उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी में, मतलब मैं उससे काम कर रहा हूं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन होता है। आया इतना समझ में? इसके बाद जो नया टॉपिक है यूनिफिकेशन के बाद, वो है हमारा, यूनिफिकेशन के बाद जो आता है वो टॉपिक है फिजिक्स एंड सोसाइटी।
सॉरी फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। अब ये जो मैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है, ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। और जैसे कि हमने देखा हुआ है विज्ञान, ठीक है, विज्ञान का या फिर वंडर ऑफ साइंस की अगर हम बात करें, विज्ञान के चमत्कार, ये ऐसे सबने पढ़ा होगा, ठीक है, उसी से बहुत रिलेटेड है। इसमें ये होमवर्क भी हमारे लिए फिजिक्स, ठीक है, मैं फिजिक्स बता चुका हूँ फिजिक्स क्या है। टेक्नोलॉजी आज सबको पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है, कितनी आगे बढ़ गई है। उसके बाद सोसाइटी, यहाँ पे तीन टॉपिक्स, तीन कॉमन करके अलग अलग जरूर दिख रहे हैं, लेकिन तीनों को क्या करना है, हमें यूनिफाई करना है। यूनिफाई कैसे, तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी के एग्जांपल तुम ढूंढना। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स ने हमें क्या सिखाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करता हूं तो इसको मैं अगर सिंपल फॉर्म में समझना चाहूं तो मैं सिग्नल्स, ठीक है, सिग्नल्स के तौर पे भी समझ सकता हूं। हमें फिजिक्स ने बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, उसके बाद सिग्नल्स क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारे नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क क्या होते हैं, ये सब चीजें हमें किसने बताई, फिजिक्स ने बताई। इसी में ऐड किया फिर टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी ने क्या बताया कि फोन क्या होता है, ठीक है, उसके बाद टीवी क्या होता है, ये सारी चीजें किसने बताई, टेक्नोलॉजी ने बना के बताई कि हम ऐसे डिवाइस बना सकते हैं। इन दोनों को प्लस करने पे सोसाइटी पे इफेक्ट क्या पड़ा, ये है हमारा ये टॉपिक, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। मतलब हम कितना भी कुछ कर रहे हैं, कितनी भी इन्वेंशंस कर रहे हैं, इन्वेंशंस करने के बाद उसका इफेक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है, क्योंकि हम कितनी भी रिसर्च करें, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उस पे हम सब किस पे बेस्ड है, बायोलॉजिस्ट पे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट पे बेस्ड है, जिससे वो वैक्सीन बना पाए और हमारी सोसाइटी के लिए एक हेल्पफुल वैक्सीन डेवलप कर पाए। इसी तरीके से फिजिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर सोसाइटी पे क्या इफेक्ट लाती है, कुछ एग्जांपल्स लिखना होमवर्क में। जैसे कि अगर मैं फोन की बात करता हूं, फोन और टीवी की बात करता हूं, तो ये दोनों क्या इफेक्ट ला रहे हैं हमारी लाइफ में। कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हो सकते हैं जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करें। सेकंड क्या हो सकते हैं, हमारे लिए बहुत नीडफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं हिंट देना चाहूं तो लास्ट में जो विज्ञान का ऐसे था उसमें ये भी लिखा था, विज्ञान एक शक्ति मात्र है, ठीक है, उसका सदुपयोग करना है या दुरुपयोग ये हमारे हाथ में। तो वैसे ही फिजिक्स और टेक्नोलॉजी केवल एक क्या है, स्ट्रेटेजी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी है, इनको यूज कैसे करना है ये हमारे हाथ में। तो सोसाइटी ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक जरूर है, लेकिन ये इस चैप्टर का एक तरीके से एक पार्ट का लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं कल और